हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। हम लोग रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं। आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने कुल 4 प्रकरणों में डिवाइड किया है, जिसके अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग प्रकरण 2 को पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो जरूर से जाके देख लीजिएगा, उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप लोग इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको ये बुक मिल जाएगी। तो प्रकरण 2 है नई धारा प्रथम उत्थान। यहां से प्रथम उत्थान जो है वो आरंभ हो जाता है और इसका समय है संवत 1925 से 1950। तो इनका समय भी आप लोग याद रखेंगे। प्रकरण 1 का जो समय था वो था संवत 1900 से 1925। उसके अलावा प्रकरण 2 के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं काव्य धारा जो थी उसके क्षेत्र का विस्तार, विषयों की अनेक रूपता यानी विभिन्न प्रकार की किस प्रकार विभिन्न प्रकार की कविताएं जो है हुई, और इस काल के प्रमुख कवि भारतेंदु की वाणी का उच्चतम स्वर, उनके काव्य का विषय और विधान का ढंग, प्रताप नारायण विश्व के पद्यात्मक निबंध, बद्रीनारायण चौधरी का कार्य, कविता में प्राकृतिक दृश्यों की संश्लिष्ट योजना और नए विषयों पर किस प्रकार की कविताएं हुई, इन चीजों को हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले। तो उसके अलावा आप लोग एक चीज और याद रखेंगे कि प्रकरण 2 के अंतर्गत शुक्ल जी ने कुल 5 कवियों को रखा है। ये चीज आप लोग इसमें याद रखें। अब चलिए हम लोग इस क्लास को इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सूचित किया जा चुका है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस प्रकार गद्य की भाषा का स्वरूप स्थिर करके गद्य साहित्य को देश काल के अनुसार नए नए विषयों की ओर लगाया, उसी प्रकार कविता की धारा को भी नए नए क्षेत्रों की ओर मोड़ा। यानी कि जिस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य की भाषा का स्वरूप यानी गद्य में विभिन्न प्रकार के विधाएं जो हैं वो चलाए, उसी प्रकार से कविता के क्षेत्र में भी उन्हें नए नए क्षेत्रों की ओर कविता को मोड़ा है। इस नए रंग में सबसे ऊंचा स्वर जो था वो देशभक्ति की वाणी का था। उसी से लगे हुए विषय लोकहित, समाज सुधार, मातृभाषा का उद्धार आदि थे। हास्य और विनोद के नए विषय भी इस काल में कविता को प्राप्त हुए। रीतिकाल के कवियों की रूढ़ी में हास्य रस के आलंबन कंजूस ही चले आते थे। यानी कि जो रीतिकाल में जो हास्य रस की कविताएं होती थी उसमें जो आलंबन होता थे वो कंजूस ही होते थे, यानी कि कंजूसे के ऊपर भी हास्य रस की कविताएं रीतिकाल में लिखी जाती थी। पर साहित्य के इस नए युग के आरंभ से ही कई प्रकार के नए आलंबन सामने आने लगे, यानी कंजूसों को छोड़ दिया गया और नए प्रकार के आलंबन जो है वो कविताओं में प्रयोग किए जाने लगे। जैसे पुरानी लकीर के फकीर, नए फैशन के गुलाम, नोच खसोट करने वाले अदालती अमले, मूर्ख और खुशामदी रईस, नाम या दाम के भूखे देशभक्त इत्यादि। तो इन आलंबनों को लेकर कविताएं जो है वो रची जाने लगी। इसी प्रकार वीरता के आश्रय भी जन्मभूमि के उद्धार के लिए रक्त बहाने वाले और अन्याय और अत्याचार का दमन करने वाले इतिहास प्रसिद्ध वीर होने लगे। यानी इस प्रकार के विषयों को लेकर जो है कविताएं रची जाने लगी। सारांश यह है कि इस नई धारा की कविता के भीतर जिस नए नए विषयों के प्रतिबिंब आए वे अपनी नवीनता से आकर्षित करने के अतिरिक्त नूतन परिस्थितियों के साथ हमारे मनोविकारों का भी सामंजस्य भी घटित कर चले। कालचक्र के फेर, यहां से पंक्ति इंपॉर्टेंट है, कालचक्र के फेर से जिस नई परिस्थिति के बीच हम पड़ जाते हैं, कालचक्र यानी कि समय के फेर से जिस नई परिस्थिति में हम पड़ जाते हैं उसका सामना करने योग्य अपनी बुद्धि को बनाए बिना जैसे काम ही नहीं चल सकता, वैसे ही उसकी ओर अपनी रागात्मक वृत्ति को उन्मुख किए बिना हमारा जीवन फीका, नीरस, शिथिल और अशक्त रहता है। ये पंक्ति जो है ये इंपॉर्टेंट है। विषयों की अनेक रूपता के साथ साथ उनके विधान का ढंग भी बदल चला। यानी कि उनके विषय तो कविताओं के बदले ही साथ उनके विधान का ढंग भी बदल गया।
प्राचीन धारा में मुक्तक और प्रबंध की जो प्रणाली चली आती थी उससे कुछ भिन्न प्रणाली का भी अनुसरण करना पड़ा। पुरानी कविता में प्रबंध का रूप कथात्मक और वस्तु वर्णनात्मक ही चला आता था, पर या तो पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक वृत्तों को लेकर छोटे छोटे आख्यान काव्य रचे जाते थे, जैसे पद्मावत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, छत्र प्रकाश, सुदामा चरित, दान लीला, चीरहरण लीला इत्यादि। अथवा विवाह, मृगया, झूला, हिंडोला, ऋतुबहार आदि को लेकर वस्तु वर्णात्मक प्रबंध लिखे जाते थे। अनेक प्रकार के सामान्य विषयों पर, जैसे बुढ़ापा, विधि विडंबना, जगत सच्चाई सार, गोरछा, माता का स्नेह, सपूत कपूत, कुछ दूर तक चलती हुई विचारों और भावों की मिश्रित धारा के रूप में छोटे छोटे प्रबंधों या निबंधों की चाल ना थी। इस प्रकार के विषय कुछ उक्ति व चित्र के साथ एक ही पद में कहे जाते थे, अर्थात वे मुक्तक की सूक्तियों के रूप में ही होते थे। तो यहाँ पर शुक्ल जी इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से जो है वो कविता जो है नए नए विषयों को लेकर चली है, और विषयों के साथ ही साथ उसके विधान का भी ढंग जो है वो बदल गया। और पहले जो है वो किस प्रकार की कविताएं होती थी, किस प्रकार के ग्रंथ रचे जाते थे, उनके विषय क्या होते थे, तो इसके बारे में शुक्ल जी ने इन पंक्तियों में यहाँ पर पहले बताया है। जैसे कि अन्य प्रकरणों भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि पहले उसके बारे में बताते हैं, परिस्थिति के बारे में, फिर आगे के बारे में बताते हैं। तो उसी तरीके से इन्होंने यहाँ पर भी बताया है। पर नवीन धारा के आरंभ में छोटे छोटे पदात्मक निबंधों की परंपरा भी चली, जो प्रथम उत्थान काल के भीतर तो बहुत ही भाव प्रधान रही, पर आगे चलकर शुष्क और इतिवृत्तात्मक यानी मैटर ऑफ फैक्ट होने लगी। नवीन धारा के प्रथम उत्थान के भीतर हम हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास उपाध्याय, बद्रीनाथ चौधरी आदि को ले सकते हैं। तो प्रकरण 2 में शुक्ल जी ने 5 कवियों को लिया है, जिसमें सबसे पहले रखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रकरण 1 जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें भी भारतेंदु हरिश्चंद्र को रखा था शुक्ल जी ने, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा था कि ये पुरानी धारा की तो इन्होंने कविताएं करी ही हैं, उसके साथ ही साथ नई धारा की भी कविताएं इन्होंने करी हैं, तो इनको पुरानी धारा और नई धारा दोनों में रख सकते हैं। तो उसी वजह से इन्होंने नई धारा में इनको रखा है। जैसा ऊपर कहे आए हैं, नवीन धारा के बीच भारतेंदु की वाणी का सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति का था। यानी प्रकरण 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतेंदु की जो वाणी का जो स्वर था वो देशभक्ति का था। नील देवी, भारत दुर्दशा आदि नाटकों के भीतर हुई कविताओं में देश दशा की जो मार्मिक व्यंजना है वह तो है ही, बहुत स्वतंत्र कविताएं भी उन्होंने लिखी, जिनमें कहीं देश के अतीत गौरव गाथा का गर्व, कहीं वर्तमान अधोगति की क्षोभ भरी वेदना, कहीं भविष्य की भावना से जगी हुई चिंता इत्यादि अनेक पुनीत भावों का संचार पाया जाता है। तो ये पंक्ति देखकर पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि के संदर्भ में कही हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। विजय वैजयंती में जो मिस्र भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी, देशभक्ति व्यंजक जैसे कैसे भिन्न भिन्न संचारी भावों का उद्गार है। कहीं गर्व, कहीं क्षोभ, कहीं विषाद, सहसन बरसन सो सुन्यो जो सपने नहीं कान, जो जय आरज शब्द को सुन और फरक उठे सबकी भुजा, खरक उठे तरवार, क्यों आप ही ऊंचे भय आर्य मोक्ष के बार का कारण जान, प्राचीन आर्य गौरव का गर्व कुछ आ ही रहा था कि वर्तमान अधोगति का दृश्य ध्यान में आया और फिर वही हाय भारत की धुन निकल पड़ी। तो इन पंक्तियों में उन्होंने गर्व, कहीं क्षोभ, कहीं विषाद का वर्णन किया। उसके बाद इनमें जो है वो वर्तमान भारत की जो वर्तमान अधोगति थी उसका दृश्य यहाँ पर खींचा है भारतेंदु हरिश्चंद्र में इन पंक्तियों में। हाय वह भारत भू भारी, सब ही विधि सो भई दुखारी, हाय पंचनद हा पानीपत, अजहू रहे तुम धरनी बिराजत, हाय चित्तौर नीलज तू भारी, अजहू खरो भरतही मंझारी, तुम में जल नहीं जमुना गंगा, बढ़ूं बेग किन प्रबल तरंगा, बोरहूं किन झट मथुरा काशी, धोबहूं यह कलंक की राशि। जिसमें ये पंक्तियां जो है ये इंपॉर्टेंट है।
फिर आगे है चित्तौड़ में पानीपत, इन नामों में ही हिंदू हृदय के लिए कितने भावों की व्यंजना भरी है, उसके लिए ये नाम ही काव्य है। नील देवी में यह कैसी करुण पुकार है। अब ये जो पंक्तियां हैं ये नील देवी की हैं। कहाँ करुणा निधि केशव सोए, जागत नहीं अनेक जतन करी भारतवासी रोए। और ये पंक्तियां जो है ये पेपर में पूछी जा चुकी हैं, आप लोग याद रखेंगे कि ये नील देवी की पंक्तियां हैं। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि भारतेंदु जी ने हिंदी काव्य को केवल नए नए विषयों की ओर उन्मुख ही किया है, उसके भीतर किसी नवीन विधान या प्रणाली का सूत्रपात नहीं किया। तो केवल उन्होंने हिंदी काव्य को नए नए विषयों की ओर उन्मुख किया, उसमें किसी नए विधान या प्रणाली का सूत्रपात भारतेंदु ने नहीं किया है। तो ये पूछा जा सकता है कि किसने कहा है भारतेंदु के संबंध में। दूसरी बात उसके संबंध में ध्यान देने की यह है कि केवल नर प्रकृति के कवि थे, कि वे केवल नर प्रकृति के कवि थे, बाह्य प्रकृति की अनेक रूपता के साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं पाया जाता। इसमें ये पंक्तियां भी इंपॉर्टेंट हैं। नर प्रकृति के कवि थे यानी नर क्षेत्र को लेकर ही, मनुष्य को लेकर ही भारतेंदु ने कविताएं लिखी है। उसके अलावा बाह्य प्रकृति, जो प्राकृतिक वर्णन है, वो अपनी कविताओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कम ही रखे हैं, या कहें कि नहीं के बराबर उन्होंने रखे हैं। इसलिए शुक्ल जी कह रहे हैं कि वे नर प्रकृति के कहीं कवि थे, बाह्य प्रकृति के अनेक रूपता के साथ उनके हृदय का सामंजस्य जो है वो नहीं हो पाया। तो इन पंक्तियों को आप लोग याद रखेंगे। अपने नाटकों में दो एक जगह उन्होंने प्राकृतिक वर्णन रखे, यानी कहीं कहीं रखे हैं वर्णन, ऐसा नहीं कि बिल्कुल रखे ही नहीं, कहीं कहीं रखे हैं। जैसे सत्य हरिश्चंद्र में गंगा का वर्णन, चंद्रावली में यमुना का वर्णन, ये केवल परंपरा पालन के रूप में ही उन्होंने रखा है। उनके भीतर उनका हृदय नहीं पाया जाता, वे केवल उपमा और उत्प्रेक्षा के चमत्कार के लिए ही लिखे जान पड़ते हैं। एक पंक्ति में कुछ अलग अलग वस्तुएं और व्यापार हैं और दूसरी पंक्ति में उपमा या उत्प्रेक्षा। कहीं कहीं तो यह अप्रस्तुत विधान 3 पंक्तियों तक चला जाता है, यानी यही जो चीजें हैं वो 3 पंक्तियों तक चली जाती हैं। अंत में यह सूचित कर देना आवश्यक है कि गद्य को जिस परिमाण में भारतेंदु ने नए नए विषयों और मार्गों की ओर लगाया, उस परिमाण में पद्य को नहीं। यानी जिस मात्रा में भारतेंदु ने गद्य में काम किया, उसको नए नए विषय दिए और मार्गों की ओर मोड़ दिया, उस तरीके का काम जो है वो पद्य में नहीं किया भारतेंदु ने। उनकी अधिकांश कविता तो कृष्ण भक्ति कवियों के अनुकरण पर गेय पदों के रूप में है, जिनमें राधा कृष्ण की प्रेम लीला और विहार का वर्णन है। श्रृंगार रस के कवित्व स्वयों का उल्लेख पुरानी धारा के अंतर्गत हो चुका है। यानी प्रकरण 1 में हम लोग पुरानी धारा के अंतर्गत किस प्रकार की कविताएं भारतेंदु ने रची हैं, ये सारी चीजें हम लोग प्रकरण 1 में पढ़ चुके हैं। देश दशा, अतीत गौरव आदि पर उनकी कविताएं या तो नाटकों में रखने के लिए लिखी गई अथवा विशेष अवसरों पर, जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स, पीछे सम्राट सप्तम एडवर्ड का आगमन, मिस्र पर भारतीय सेना द्वारा ब्रिटिश सरकार की विजय पढ़ने के लिए, ऐसी रचनाओं में राजभक्ति और देशभक्ति का मेल आजकल के लोगों को कुछ विलक्षण लग सकता है। देश दशा पर 2-1 होली या वसंत आदि गाने की फुटकल चीजें भी मिलती हैं, पर उनकी कविता के लिए कविताओं के विस्तृत संग्रह के भीतर आधुनिकता कम ही मिलेगी। गाने की चीजों में भारतेंदु ने कुछ लावनियां और ख्याल भी लिखे, जिनकी भाषा खड़ी बोली होती थी। अब दूसरे जो कवि आते हैं वो है पंडित प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु जी स्वयं पदात्मक निबंधों के प्रवृत्त नहीं हुए, पर उनके भक्त अनुयायियों में जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र थे वो इस ओर बढ़े हैं। यानी स्वयं भारतेंदु ने नहीं पदात्मक निबंध लिखे। उन्होंने देश दशा पर आंसू बहाने के अतिरिक्त बुढ़ापा, गोरछा ऐसे विषय भी कविता के लिए चुने। ऐसी कविताओं में कुछ तो विचारणीय बातें हैं, कुछ भाव व्यंजना और विचित्र विनोद हैं। उनके कुछ इतिवृत्तात्मक पद भी हैं, जिनमें शिक्षितों के बीच प्रचलित बातें साधारण भाषण के रूप में कही गई हैं। उदाहरण के लिए क्रंदन की ये पंक्तियां देखिए, तो क्रंदन निबंध की ये पंक्तियां दी हुई हैं। तबही लखियो जहां रहियो, एक दिन कंचन बरसत, तहां चौथाई जन रूखी रोटी हो तरसत, जहां कृषि वाणिज्य शिल्प सेवा तब माही, देसिन के हित कछु तत्व कहूं कैसहू नाही।
तो ये पंक्तियां जो है वो क्रंदन निबंध की हैं। इसी प्रकार के इतिवृत्तात्मक पद भारतेंदु जी ने भी कुछ लिखे हैं। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। तो ये जो है ये भारतेंदु की जो नाटक है भारत दुर्दशा का ये पद है। मिश्र जी की विशेषता वास्तव में उनकी हास्य विनोदपूर्ण कविता रचनाओं में ही दिखाई पड़ती है। हर गंगा, तृप्यताम, बुढ़ापा इत्यादि कविताएं बड़ी विनोदपूर्ण और मनोरंजक हैं। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान वाली हिंदी की हिमायत भी बहुत प्रसिद्ध है। फिर तीसरे कवि आते हैं उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी। इन्होंने अधिकतर विशेष अवसरों पर जैसे दादा भाई नौरोजी के पार्लियामेंट के मेंबर होने पर तो इन्होंने विशेष अवसरों पर ही जो है अपनी कविताएं लिखी हैं, जैसे कि दादा भाई नौरोजी के पार्लियामेंट के मेंबर होने के अवसर पर, महारानी विक्टोरिया की हीरक जुबली के अवसर पर, नागरिक की कचहरी में प्रवेश पाने पर, प्रयाग के सनातन धर्म महासम्मेलन संवत 1963 के अवसर पर आनंद आदि प्रकट करने के लिए ही कविताएं लिखी, यानी विशेष अवसर के लिए ही इन्होंने कविताएं लिखी हैं। इनके छंदों में यति भंग प्रायः मिलता है। एक बार जब इस विषय पर मैंने इनसे बातचीत की तब इन्होंने कहा, मैं यति भंग को कोई दोष नहीं मानता, पढ़ने वाले ठीक चाहिए। यानी उन्होंने कहा कि मैं यति भंग को कोई दोष नहीं मानता, पढ़ने वाला जो है वो ठीक होना चाहिए। देश की राजनीतिक परिस्थिति पर इनकी दृष्टि बराबर रहती थी। देश की दशा सुधारने के लिए जो राजनीतिक या धर्म संबंधी आंदोलन चलते रहे उन्हें ये बड़ी उत्कंठा से परखा करते थे। जब कहीं कुछ सफलता दिखाई पड़ती तब लेखों और कविताओं द्वारा हर्ष प्रकट करते, और जब बुरे लक्षण दिखाई देते तब क्षोभ और खिन्नता कांग्रेस के अधिवेशन में ये प्राय जाते थे। यानी कि जब कुछ राजनीति या धर्म संबंधी आंदोलन चलते तो ये उन आंदोलनों को बड़ी उत्कंठा से परखते थे, यानी उसका निरीक्षण करते थे। जब सफलता दिखाई देती तो हर्ष प्रकट करते, और जब बुरे लक्षण दिखाई देते तो क्षोभ या खिन्नता को है प्रकट करते थे। हीरक जुबली आदि को कविताओं की खुशामदी कविता ना समझना चाहिए। उनमें ये देश दशा का सिंहावलोकन करते थे और मार्मिकता के साथ करते थे। विलायत में दादा भाई नौरोजी की काले कहे जाने पर इन्होंने कारे शब्द को लेकर बड़ी सरलता और क्षोभपूर्ण कविता लिखी है। कुछ पंक्तियां नीचे दी जाती हैं। अच्छा, ये पंक्तियां जो है ये पेपर में पूछी जा चुकी है, ये वाली। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि दादा भाई नौरोजी को जब विलायत में काला कहा गया था तब इन्होंने ये पंक्तियां लिखी थी। और किसने लिखी थी? उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी, इन्होंने ये पंक्तियां लिखी थी। अब ये पंक्तियां हैं, अचरज होत तुमहु सब गोरे बाजत कारे, तासु कारे कारे शब्दहु पर है वारे, कारे श्याम राम जलधर जल बरसन वारे, कारे लागत ताहि सुकारन को प्यारे। तो इस तरीके से इन्होंने अपना जो है खिन्नता को प्रकट किया है। हीरक जुबली के अवसर पर लिखे हार्दिक हर्षादर्श में देश की दशा का वर्णन किया है इन्होंने। भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, भय बीरबल सकल सुभट एक ही संग गारत, मरे विबुद्ध नरनाह सकल चतुर गुण मंडित, बिगरो जन समुदाय बिना पथ दर्शक पंडित। प्रेमघन जी की बहुत ही प्रांजल और सरल कविताएं उनके दोनों नाटकों में हैं। भारत सौभाग्य नाटक चाहे खेलने योग्य ना हो, पर देश दशा का वैसा बड़ा अनूठा और मनोरंजक नाटक दूसरा नहीं लिखा गया है। तो ये नाटक है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का। उसके संबंध में शुक्ल जी की ये पंक्ति है। उसके प्रारंभ के अंकों में सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा इन तीनों देवी के भारत से क्रमशः प्रस्थान यानी जाने का दृश्य बड़ा ही भव्य है। इसी प्रकार उक्त तीनों देवियों के मुख से विदा होते समय जो कविताएं कहलाई गई हैं ये बड़ी मार्मिक है। हंसारूढ़ सरस्वती के चले जाने पर दुर्गा कहती हैं, क्या कहती हैं? आज लौट रही अनेक भांति धीर धारी के, पैना भाव मोहि बैठनो सु मौन मारी के, जाती हो चली वही सरस्वती गई जहां। और कह रही जहां सरस्वती जा रही मैं भी वहां जा रही हूं। तो ये दुर्गा जी कहती हैं।
और ये पंक्तियां हैं भारत सौभाग्य नाटक की। उद्धृत कविताओं में उनकी गद्यावली चमत्कार प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती। अधिकांश कविताएं ऐसी हैं, पर कुछ कविताएं उनकी ऐसी भी हैं, जैसे मयंक और आनंद, अरुणोदय, जिनमें कहीं कहीं लंबे रूपक हैं और कहीं कहीं उपमा और उत्प्रेक्षा की भरमार है। फिर अगले कवि आते हैं जो कि चौथे नंबर के हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह। यद्यपि जगमोहन सिंह जी अपनी कविता को नए विषयों की ओर नहीं ले गए, पर प्राचीन संस्कृत काव्यों के प्राकृतिक वर्णनों का संस्कार मन में लिए हुए अपनी प्रेमचर्या की मधुर स्मृति से समन्वित विंध्य प्रदेश के रमणीय स्थलों को जिस सच्चे अनुराग की दृष्टि से उन्होंने देखा है, वह ध्यान देने योग्य है। तो 5 जो कवि शुक्ल जी ने रखे हैं इस नई धारा के अंतर्गत, यानी प्रकरण 2 के अंतर्गत, उसमें ठाकुर जगमोहन सिंह के संबंध में ही बोला है कि ये जो है ये कविता को नई विषयों की ओर नहीं लेकर के गए। ये चीज याद रखेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन नए विषयों की ओर नहीं लेकर गए, लेकिन इन्होंने प्राचीन संस्कृत की जो प्राकृतिक वर्णन हुआ करते थे उसका संस्कार अपने मन में लिए हुए उन्हीं की स्मृति में कविताएं जो है वो मधुर स्मृति से समन्वित कविताएं जो है वो की हैं। और ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। उसके द्वारा उन्होंने हिंदी काव्य में एक नूतन विधान का आभास दिया था। जिस समय हिंदी साहित्य का अभ्युदय हुआ उस समय संस्कृत काव्य अपनी प्राचीन विशेषता बहुत कुछ खो चुका था। इससे वह उसके पिछले रूप को ही लेकर चला। प्रकृति का जो सूक्ष्म निरीक्षण वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति में पाया जाता है, वह संस्कृत के पिछले कवियों में नहीं रह गया, यानी बहुत कुछ बदल गया था। प्राचीन संस्कृत कवि प्राकृतिक दृश्यों के विधान में कई वस्तुओं के संश्लिष्ट योजना द्वारा बिंब ग्रहण कराने का प्रयत्न करते थे। इस कार्य को अच्छी तरह संपन्न करके तब ये इधर उधर उपमा, उत्प्रेक्षा आदि द्वारा थोड़ा बहुत अप्रस्तुत वस्तु विधान भी कर देते थे, पर पीछे मुक्तकों में सूक्ष्म और संश्लिष्ट योजना के स्थान पर कुछ गिनी चुनी वस्तुओं को अलग अलग गिनाकर अर्थ ग्रहण कराने का प्रयत्न ही रह गया और प्रबंध काव्यों के उपवर्णनों में उपमा और उत्प्रेक्षा की इतनी भरमार हो चली कि प्रस्तुत दृश्य जो है वो गायब हो चला। यही पिछला विधान हमारे हिंदी साहित्य में आया है। तो इस प्रकार से जो है वो रचनाएं हो रही थी संस्कृत की जब हिंदी साहित्य का अभ्युदय हुआ। यही पिछला विधान हमारे हिंदी साहित्य में चला आया। षट ऋतु वर्णन में प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों का जो उल्लेख होता था, वहां केवल उद्दीपन की दृष्टि से, अर्थात नायक या नायिका के प्रति पहले से प्रतिष्ठित भाव को और जगाने या उद्दीप्त करने के लिए इस काम के लिए कुछ वस्तुओं का अलग अलग नाम लेना ही काफी होता है। स्वयं प्राकृतिक दृश्यों के प्रति कवि के भाव का पता देने वाले वर्णन पुराने हिंदी काव्य में नहीं पाए जाते हैं। संस्कृत के प्राचीन कवियों की प्रणाली पर हिंदी काव्य के संस्कार का जो संकेत, यानी संस्कृत की प्राचीन कवियों की प्रणाली पर, यानी पहले जिस प्रकार संस्कृत की रचनाएं होती थी उनका संकेत जो है वो ठाकुर साहब ने दिया है। खेद है कि उसकी ओर किसी ने ध्यान ना दिया। प्राकृतिक वर्णन की इस प्राचीन भारतीय प्रणाली के संबंध में थोड़ा विचार करके हम आगे बढ़ते हैं। यानी यहाँ पर बता रहे हैं शुक्ल जी किस प्रकार के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन जो है वो संस्कृत में होता था, उस पर थोड़ा विचार करते हैं। प्राकृतिक दृश्यों की ओर यह प्यार भरी सूक्ष्म दृष्टि प्राचीन संस्कृत काव्य की एक ऐसी विशेषता है जो फारसी या अरबी के काव्य क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, यानी पाश्चात्य काव्य क्षेत्र में जो है वो नहीं पाई जाती है। यूरोप के कवियों में ही जाकर यह मिलती है। अंग्रेजी साहित्य में वर्ड्सवर्थ, शेली, मेरेडिथ आदि उसी ढंग का सूक्ष्म प्रति निरीक्षण और मनोरम रूप विधान पाया जाता है। यानी कि ये जो सूक्ष्म दृष्टि है ये फारसी या अरबी के काव्य क्षेत्र में नहीं मिलती है, ये केवल यूरोप के कवियों में ही मिलती है। जैसा प्राचीन संस्कृत साहित्य में प्राचीन भारतीय और नवीन यूरोपीय दृश्य विधान में पीछे थोड़ा लक्ष्य भेद हो गया। भारतीय प्रणाली में कवि के भाव का आलंबन प्रकृति ही रही है, अतः उसके रूप का प्रदक्षीकरण ही काव्य का एक स्वतंत्र लक्ष्य दिखाई पड़ता है। पर यूरोपीय साहित्य में काव्य निरूपण की बराबर बढ़ती हुई परंपरा के बीच धीरे धीरे यह मत प्रचार पाने लगा कि प्राकृतिक दृश्यों का प्रत्यक्षीकरण मात्र तो स्थूल व्यवसाय है, उनको लेकर कल्पना की एक नूतन सृष्टि खड़ा करना ही कवि कर्म है।
उक्त प्रवृत्ति के अनुसार कुछ पाश्चात्य कवियों ने प्रकृति के नाना रूपों के बीच व्यंजित होने वाली भावधारा का बहुत सुंदर उद्घाटन किया, पर बहुतेरे अपनी बेमेल भावनाओं का आरोप करके उन रूपों को अपनी अंतर्वृत्तियों से छोपने लगे। यानी कुछ लोगों ने तो उनको लेकर अच्छी सुंदर उद्घाटन किया अपनी कविता में, लेकिन कुछ जो है वो अपनी अंतर्वृत्तियों को उसमें छोपने लगे। अब इन दोनों प्रणालियों में से किस पर विचार हमारे काव्य में दृश्य वर्णन का विकास होना चाहिए, यह विचारणीय है। मेरे विचार से प्रथम प्रणाली का अनुसरण ही अधिक समीचीन है। अनंत रूपों से भरा हुआ प्रकृति क्षेत्र उस महामानस की कल्पनाओं का अनंत प्रसार है। सूक्ष्मदर्शी सहृदयों को उसके भीतर नाना भावों की व्यंजना मिलेगी। नाना रूप जिन भावों की सचमुच व्यंजना कर रहे हैं, उन्हें छोड़ अपने परिमित अंतःकोटर की वासनाओं से उन्हें छोपना एक झूठ खिलवाड़ के ही अंतर्गत होगा। यानी पहले प्रकार की जो है वो काव्य प्रणाली को ही अपनाने के लिए शुक्ल जी कह रहे हैं। यह बात मैं स्वतंत्र दृश्य विधान के संबंध में कर रहा हूं, जिसमें दृश्य ही प्रस्तुत विषय होता है। जहां किसी पूर्व प्रतिष्ठा भाव की प्रबलता व्यंजित करने के लिए प्रकृति के क्षेत्र से वस्तु व्यापार लिए जाएंगे, वहां तो वे उस भाव में ही रंगे दिखाई देंगे। पद्माकर की विरहिणी का यह कहना है कि किसुक गुलाब का चिनार ओ अनारन की डारन पे डोलत अंगारन के पुंज हैं, ठीक ही है, पर बराबर इसी रूप में प्रकृति को देखना दृष्टि को संकुचित करना है। यानी थोड़ा बहुत इस तरीके की रचनाएं करना तो ठीक है, लेकिन बराबर प्रकृति को इसी रूप में देखना, ये क्षेत्र को संकुचित करना है। अपने ही सुख दुख के रंग में रंग कर प्रकृति को देखा तो क्या किया। मनुष्य ही सब कुछ नहीं है, प्रकृति का अपना रूप भी है। फिर पांचवें कवि जो आते हैं वो है पंडित अंबिका दत्त व्यास। व्यास जी ने नए नए विषयों पर कुछ फुटकल कविताएं रची हैं जो पुरानी पत्रिकाओं में निकली हैं। एक बार उन्होंने कुछ बेतुके पद भी आजमाइश के लिए बनाए, पर इस प्रयत्न में उन्हें सफलता नहीं दिखाई पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने हिंदी का कोई प्रचलित छंद लिया था। भारतेंदु के सहयोगियों की बात यहीं पर अब हम समाप्त कर अब हम उन लोगों की ओर जाते हैं जो उनकी मृत्यु के उपरांत भारत में मैदान में आए। यानी कि ये जो ऊपर बात हुई जिन कवियों की, वो तो भारतेंदु के सहयोगी थे और भारतेंदु के समय में थे, लेकिन भारतेंदु के बाद, उनकी मृत्यु के बाद जो लोग मैदान में आए उनकी बात अब यहाँ पर की जा रही है, जिन्होंने काव्य को भाषा और शैली में कुछ परिवर्तन उपस्थित किया। भारतेंदु के सहयोगी लेखक यद्यपि देश काल के अनुकूल नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त हुए, पर भाषा उन्होंने परंपरा से चली आती हुई ब्रज भाषा ही रखी और छंद भी वे ही लिए जो ब्रज भाषा में प्रचलित थे। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि भारतेंदु के जो सहयोगी लेखक थे उन्होंने जो देश काल के अनुरूप ही विषयों को लिया अपनी रचनाओं में, लेकिन जो भाषा है उन्होंने वो ब्रज भाषा ही रखी और छंद भी ब्रज भाषा में जो प्रचलित थे वे ही लिए। पर भारतेंदु के गोलोकवास के थोड़े ही दिनों पीछे भाषा के संबंध में नए विचार उठने लगे। लोगों ने देखा कि हिंदी गद्य तो खड़ी बोली हो गई और उसमें साहित्य बहुत कुछ प्रस्तुत हो चुका था, पर कविता की भाषा अभी भी ब्रज भाषा ही बनी है। गद्य एक भाषा में लिखा जाए और पद्य दूसरी भाषा में, यह बात खटक चली। इसकी कुछ चर्चा भारतेंदु के समय में उठी थी, यानी भारतेंदु जब थे उस समय में इसकी चर्चा चली थी, जिसके प्रभाव से उन्होंने दशरथ विलाप नाम की कविता खड़ी बोली यानी फारसी छंद में लिखी थी। कविता इस ढंग की थी। कहाँ हो ये हमारे राम प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको सिधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। ये दशरथ विलाप की पंक्तियां हैं। यह कविता राजा शिव प्रसाद को बहुत पसंद आई थी और उन्होंने अपने गुटके में इसको दाखिल किया था। खड़ी बोली में पद रचना एकदम नई बात ना थी। नामदेव और कबीर की रचना में हम खड़ी बोली का पूरा स्वरूप दिखाए आए हैं, यानी नामदेव और कबीर की रचनाओं में खड़ी बोली का स्वरूप हम देख सकते हैं और यह सूचित कर चुके हैं कि उसका व्यवहार अधिकतम सदु खड़ी भाषा के भीतर हुआ। यानी खड़ी बोली का कुछ कुछ आभास जो है हमें नामदेव और कबीर की रचनाओं में मिलता है। शिष्ट साहित्य के भीतर परंपरागत काव्य भाषा का ही चलन रहा। ईशा ने अपनी रानी केतकी की कहानी में कुछ ठेठ खड़ी बोली के पद भी उर्दू छंदों में रखे हैं। उस समय प्रसिद्ध कृष्ण भक्त नागरीदास हुए। नागरीदास तथा उसके पीछे होने वाले कृष्ण भक्तों के इश्क की फारसी पदावली और गजलबाजी का शौक दिखाई पड़ा। नागरीदास के इश्क चमन का एक दोहा देखिए। इश्क चमन इनकी रचना है, उसका यहाँ पे एक दोहा दिया जाता है।
कोई ना पहुंचा वहां आशिक नाम अनेक, इश्क चमन के बीच में आया मजनू एक। फिर उसके बाद पीछे नजीर अकबराबादी ने, जिनका जन्म संवत 1797 और मृत्यु संवत 1870 में हुई। कृष्ण लीला संबंधी बहुत से पद हिंदी खड़ी बोली में लिखे हैं। वे एक मनमौजी सूफी भक्त थे। उनके यहाँ पद्यों का नमूना जो है वो दिया जाता है। यारो सुनो ये दधी की लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन, मोहन स्वरूप नृत्य करैया का बालपन, बन बन में ग्वाल गांव में चरैया का बालपन। तो ये पंक्तियां नजीर अकबराबादी की हैं। उसके अलावा ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। वाह कृष्ण मदन मोहन ने जब सब ग्वालों से यह बात कही, और आपी से झट गेंद डंडा उस काली दह में फेंक दई। लखनऊ के शाह कुंदन लाल और सुंदर लाल, जो कि ललित किशोरी और ललित माधुरी के नाम से प्रसिद्ध कृष्ण भक्त हुए। कुंदनलाल ललित किशोरी और सुंदरलाल ललित माधुरी के नाम से जो है वो प्रसिद्ध कृष्ण भक्त हुए, जिनका रचना काल संवत 1913-1930 के बीच समझना चाहिए। उन्होंने कृष्ण भक्तों के समान ब्रज भाषा के अनेक पद बनाए हैं। खड़ी बोली में कई झोलना छंद भी लिखे हैं। अब यहाँ पर उनके उदाहरण दिए जाते हैं। जंगल में अब रमते हैं दिल बस्ती से घबराता है, मनुष्य गंध ना भाती है संग मरघट मोर सुहाता है, चाक गरेबा करके दमदम आहें भरना आता है, ललित किशोरी इश्क रैन दिन ये सब खेल खिलाता है। तो आप लोग इन पंक्तियों याद रखेंगे। ये ललित किशोरी यानी कुंदन लाल की पंक्तियां हैं। इसके उपरांत ही लावनी बाजों का समय आता है। कहते हैं कि मिर्जापुर के तुक नगरी गोसाई सदुकड़ी भाषा में ज्ञानोपदेश के लिए लावनी लय चलाई। लावनी की बोली खड़ी बोली रहती थी, यानी लावनी जो है वो खड़ी बोली में रची जाती थी। तुक नगरी के दो शिष्य रिसालगिरी और देव सिंह प्रसिद्ध लावनी बाज हुए, यानी तुक नगरी के दो शिष्य हुए रिसालगिरी और देव सिंह, जिनकी आगे चलकर दो प्रसिद्ध प्रतिद्वंदी अखाड़े हो गए, यानी इन दोनों ने अपने अलग अलग अखाड़े जो है वो खोल लिए। रिसालगिरी का ढंग तुर्रा कहलाया, जिसमें अधिकतर ब्रह्म ज्ञान रहता था। देवी सिंह का बाना सखी का बाना, और उनका ढंग जो है वो कलगी कहलाया, जो भक्ति और प्रेम लेकर चलता था। ये ब्रह्म ज्ञान लेकर चलता था रिसालगिरी वाला, और देवी सिंह वाला भक्ति और प्रेम लेकर चला था। लावनी बाजू में काशी गिरी उपनाम बनारसी का बड़ा नाम हुआ। लावनियों में पीछे उर्दू के छंद अधिकतर लिए जाने लगे। ख्याल को भी लावनी के अंतर्गत समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त रीतिकाल के कुछ पिछले कवि भी, जैसा कि हम दिखाए आए हैं, इधर उधर खड़ी बोली की दो चार कविता सवेर रच दिया करते थे, यानी रीतिकाल के भीतर भी एक दो जो है वो खड़ी बोली की रचनाएं मिलती हैं। उधर लावनी बाज और ख्यालबाज को भी अपने ढंग पर कुछ ठेठ हिंदी में गाया करते थे। इस प्रकार खड़ी बोली का 3 छंद प्रणालियां उस समय लोगों के सामने थी। खड़ी बोली की 3 छंद प्रणालियां जो है उस समय लोगों के सामने थी, जिस समय भारतेंदु जी के पीछे कविता की भाषा का सवाल लोगों के सामने आया। हिंदी की कविता सवैया की प्रणाली, उर्दू छंदों की प्रणाली और लावनी बाजों का ढंग, यानी 2 स्वरूप जो है वो 3 छंद प्रणाली जो है सामने आई। हिंदी की कविता सवैया की प्रणाली और उर्दू छंदों की प्रणाली, और उसके अलावा लावनी का ढंग, 3 प्रणालियां लोगों के सामने आई। संवत 1943 में पंडित श्रीधर पाठक ने इसी पिछले ढंग पर एकांतवासी योगी खड़ी बोली गद्य में निकाला था। तो एकांतवासी योगी 1943 में निकला था, श्रीधर पाठक की ये रचना है। इसकी भाषा अधिकतर बोलचाल की और सरल थी। यहाँ पर नमूना दिया जाता है उसका कुछ। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यही, कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं, तृणशैया और अल्प रसोई पाओ स्वल्प प्रसाद, पैर पसार चलो निद्रा लो मेरा आशीर्वाद। इनके पीछे खड़ी बोली के लिए एक आंदोलन ही खड़ा हुआ। मुजफ्फरपुर के बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री जो थे वो बाबू अयोध्या प्रसाद खड़ी बोली का झंडा लेकर उठे। संवत 1945 में उन्होंने खड़ी बोली आंदोलन की एक पुस्तक छपाई। तो खड़ी बोली आंदोलन की पुस्तक जो किसने छपाई थी? अयोध्या प्रसाद ने छपवाई थी।
जिसमें उन्होंने बड़े जोर शोर से यह राय जाहिर की कि अब जो कविता हुई वह तो ब्रज भाषा की थी, हिंदी की नहीं हुई थी। हिंदी में भी कविता हो सकती है। वे भाषा तत्व के जानकार ना थे, उनकी समझ में खड़ी बोली ही हिंदी थी। अपनी पुस्तक में उन्होंने खड़ी बोली के पद्य की 5 स्टाइलें कायम की हैं। कितनी स्टाइलें कायम की हैं? खड़ी बोली पद्य की 5 स्टाइलें कायम की, और वे हैं जैसे मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल, मास्टर स्टाइल। ये 5 स्टाइलें उन्होंने बनाई थी। उनकी पोथी में और पद्यों के साथ पाठक जी का एकांतवासी योगी भी दर्ज हुआ, और कई लोगों से भी अनुरोध करके उन्होंने खड़ी बोली की कविताएं लिखाई। चंपारण के प्रसिद्ध और वैद्य पंडित चंद्रशेखर मिश्र, जो भारतेंदु के मित्रों में थे, संस्कृत के अतिरिक्त हिंदी में भी बड़ी सुंदर और आशु कविता करते थे। मैं समझता हूँ हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में संस्कृत वृत्तों में खड़ी बोली के कुछ पद पहले पहल मिश्र जी ने ही लिखे हैं। मिश्र जी यानी पंडित चंद्रशेखर मिश्र। बाबू अयोध्या प्रसाद जी उनके पास भी पहुंचे और कहने लगे, लोग कहते हैं खड़ी बोली में अच्छी कविता नहीं हो सकती, क्या आप भी यही कहते हैं? यदि नहीं तो मेरी सहायता कीजिए। उक्त पंडित जी ने कुछ कविता लिखकर उन्हें दी, जिसे उन्होंने अपनी पोथी में शामिल किया। इसी प्रकार खड़ी बोली के पक्ष में जो राय मिलती वह उसे भी पोथी में दर्ज होती जाती थी। धीरे धीरे एक बड़ा पोथा हो गया, जिसे बगल में दबाए ये जहां कहीं हिंदी में सभा होती जा पहुंचते थे। यदि बोलने का अवसर ना मिलता या कम मिलता तो वे बिगड़कर चल देते थे। तो यहाँ से जो है वो प्रकरण 2 समाप्त होता है। इसे आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर जाकर इस बुक को पढ़ सकते हैं, वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।